ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मार्केट से संबंधित है। क्योंकि बहुत लोगों की जब जन्म कुंडली देख रहे हैं तो उसमें कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं मार्केट से संबंधित कि हमारी इस मार्केट की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और चूँकि मार्केट से के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं और मार्केट से संबंधित जो विचार है वो उसको करना भी एक जटिल विषय है और तमाम तरह की इसमें मत भी हैं। तो इन सब वजहों से इसको समझना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है। परंतु मैंने दो तीन मतों के हिसाब से जो कि शास्त्रों में वर्णित हैं उनके हिसाब से एक सरलतम तरीके से मार्केट क्या है, उसके भाव क्या हैं, प्रभाव क्या है, कारण क्या हैं और उसको कुंडली में विचार कैसे करना है और अंततः उसकी शांति या शमन के क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इन सब से संबंधित पूरा नोट्स आपके लिए तैयार किया है और आपको समझाते हुए इस पूरे वीडियो में सरलतम तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मार्केट जैसे जटिल विषय पर आप आसानी से सारी चीज़ें इसमें समझ सकेंगे। साथ ही आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इस चैनल के साथ जोड़ें। और मैं कोशिश करता हूं कि 10-12 मिनट के जो वीडियोज होते हैं उसमें मैक्सिमम आपको गुणवत्ता पूर्ण जो सामग्री आपको मिल सके, ना कि केवल आपका समय पास हो। यानी आप 10-12 मिनट अगर यहाँ खर्च करते हैं तो आपको यहाँ से जाने के बाद ये लगे कि 10-12 मिनट में हमने कई सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, जानी हैं। तो चलिए अब आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। मार्केट जो कि है, तो आज जानते हैं मार्केट क्या है, मार्केट के भाव क्या हैं, उसका प्रभाव क्या है, कारण और उपाय क्या है। तो सबसे पहले मार्केट क्या होता है। मार्केट अर्थात मरण तुल्य कष्ट या मृत्यु देने वाला आपकी कुंडली में वह ग्रह है जिसे आपकी कुंडली में मारक होने का अधिकार प्राप्त होता है। मार्केट की दशा या उसकी अंतर्दशा में जरूरी नहीं है कि मृत्यु ही हो। इसके अलावा बीमारी, मानसिक परेशानियां, वाहन दुर्घटना, दिल का दौरा, नई बीमारी होना या व्यापार में हानि, धोखा या अपयश इत्यादि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव करा सकती हैं। और मार्केट से अगर आयु का विचार किया जाता है या फिर मृत्यु का विचार किया जा रहा है तो सबसे पहला उसकी जो कंडीशंस है कि आप अपनी कुंडली में जो आयु विचार से आयु है उसका कर लें, यानी कि अपनी कुंडली के हिसाब से आयु का विचार कर लें, तभी मार्केट स्मारक होता है। अन्यथा मार्केट स्मारक नहीं होता है, अपितु वह मृत्यु तुल्य कोई कष्ट आपको देगा। अब शनि के संबंध में अगर वह शनि पापी है आपकी कुंडली में, यानी 3, 6, 8, 11 भावों से संबंधित है और उसका मारक ग्रहों से संबंध है, तो शनि का ये स्वभाव होता है कि वो सभी मारक ग्रहों का अतिक्रमण कर लेता है और स्वयं मारक बन जाता है। और जब भी मारक ग्रहों से आगे, यानी मारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा से या तो पहले या उसके बाद जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आती है तो उस समय में वो जातक को काल के गाल में पहुंचा देता है। तो शनि को क्योंकि मृत्यु और यम का सूचक भी माना जाता है और उसके त्रिसठा या धी या अष्टमेश होने से, यानी उसके पाप भाव में होने से, उसमें पापत्व तथा मारक ग्रहों से अगर कोई उसका रिलेशन बन रहा, संबंध बन रहा, चाहे दृष्टि से चाहे उनके साथ युति होने से, तो उसकी मारक शक्ति जो हो चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, यानी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है। अब एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं कि शनि पापी किस लग्न में होता है। तो 8 ऐसी लग्न हैं 12 में से जिसमें शनि जो है वो पापी होता है। वो मेष लग्न है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन। इनके स्वामी जान सकते हैं मंगल हैं, बुध हैं, चंद्रमा हैं, सूर्य हैं, इनके भी मंगल हैं और इनके गुरु हैं। तो इन सब से शनि की कहीं न कहीं शत्रुता है, यानी उन भाव में शनि जो होता है अशुभ फल देता है। अब जो किसी की आयु निर्णय किया जाता है तो उसके 3 वर्ग बनाए जाते हैं। तो पहला जो उसको मारक लक्षण कहते हैं, यानी कि जो कभी कभी मृत्युदायक होता है, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं। इसके अलावा दूसरा मारक होता है, यानी जो ग्रह परिस्थितिवश आपकी कुंडली में मार्केस बन जाता है। तीसरा जो है वास्तविक जो मार्केस आपकी कुंडली में होता है, यानी योगों के द्वारा निर्णीत जो आयु है
उसी की संभावना काल में जिस मारक ग्रह की दशा अंतर्गत दशा में जातक की मृत्यु हो सकती है उसी को मार्केश कहते हैं। तो उसके पहले आयु का विचार करना अत्यंत आवश्यक है योगों द्वारा कि अल्प आयु है, मध्य आयु है या दीर्घ आयु है और कितनी आयु है। किसी दूसरे वीडियो में हम आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है कुंडली में, इस विषय को भी पूरे विस्तार से लेके आएंगे। तो उसमें जातक की मृत्यु हो सकती है। हालांकि महर्षि पराशर का जो ग्रंथ है बृहद पराशर, उसका ये मत है कि 20 वर्ष तक की आयु तक जो है जातक की आयु का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने भी जैसा कि पढ़ा होगा या जानते होंगे 4 वर्ष तक की आयु तक शिशु जो है माता की आयु, उसके आगे 8 वर्ष तक की आयु पिता की कर्मों के कारण जो आयु मिलती है, उसके बाद उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आयु मिलती है। तो मुख्यतः 20 वर्ष की आयु हो जाए तभी आपको भी अपनी आयु का विचार करवाना चाहिए, या किसी को भी 20 वर्ष तक अपनी आयु का विचार करने से बचना चाहिए। अब एक भ्रांतियाँ ये फैली है, ज्योतिष लोगों ने या डराते हैं वो एक धारणा बना के कि राहु केतु मंगल और शनि जो हैं वो सबसे प्रबल मार्केश हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं यानी जैसे गुरु हैं, शुक्र हैं, उनमें मार्केश की क्षमता सबसे अधिक होती है अगर वो मार्केश आपकी कुंडली में बन रहे हैं क्रूर व पापी ग्रहों की अपेक्षा। हम देखेंगे कि मार्केश का भाव क्या क्या होता है। तो आप बहुत जगह से पढ़े होंगे, जाने होंगे कि भाव के संबंध में भी बहुत सारे मत और भ्रांतियां हैं, यानी दूसरे भाव को, तीसरे भाव को, छठे भाव को, 7वें, 8वें, 11वें, 12वें, तमाम भावों को लोग मार्केश का भाव मानकर चलते हैं। लेकिन आज जो मत सर्वाधिक विश्वसनीय और प्रचलित है उसी के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा और 7वां भाव जो होता है ये सर्वाधिक मार्केश भाव है और इसी से मार्केश भाव का मुख्यतः विचार होता है कुंडली में। हालांकि कुछ मत में 12वें भाव को भी गणना में लिया जाता है। अब ये दूसरा और 7वां भाव निकलता कैसे है, इसको बड़ी आसानी से समझते हैं। तो 8वां भाव आपका आयु भाव होता है कुंडली में, यानी लग्न से जो 8वां भाव है। इसके अलावा 8वां से 8वां भाव जो कि आपकी कुंडली में तृतीय भाव निकलेगा वह आयु के निर्धारण का भाव है, यानी 8वां भाव आपकी आयु का भाव है। और आयु के भाव को अगर लग्न मान के हम 8वां भाव देखेंगे तो आपकी कुंडली का जो तृतीय भाव आएगा वो आपकी आयु निर्धारित करता है। इसीलिए आयु का विचार 8वें और तृतीय भाव से भी कुंडली में किया जाता है। अब उस तृतीय भाव से 12वां भाव यानी आपकी आयु जो व्यय कब होगी, 12वां भाव चूँकि व्यय भाव माना जाता है सभी की कुंडली में, तो उस तृतीय भाव से जो 12वां भाव वो दूसरा भाव आएगा तो उसको आयु की आपका व्यय भाव माना जाता है। तो इस तरह ये दूसरा भाव निकलता है आपका मार्केश के लिए। इसके अलावा 8वें भाव से 12वां भाव जो होगा वो 7वां भाव होता है, तो उससे भी आयु के व्यय का निर्धारण किया जाता है। यानी आपकी कुंडली में 8वां भाव आपकी आयु का भाव है और उससे 12वां उसके व्यय का भाव हो जाएगा, तो 7वां भाव निकलेगा। तो दूसरा और 7वें भाव से ही मुख्यतः जो है मार्केश का विचार कुंडली में होता है। अब थोड़ा बहुत कंडीशन आपको और कुछ स्थितियां जान लेनी भी आवश्यक हैं इसमें, कि जैसे कि मारक स्थान के जो अधिपति हैं, मारक स्थान स्थित ग्रह तथा द्वितीयेश और सप्तमेश युक्त ग्रह भी मारक बनते हैं। इसके अलावा पाप ग्रह अगर मारक ग्रह से दृष्ट हों या उनके साथ हों तो भी मारक बनते हैं। इसके अलावा द्वितीय सप्तमेश अगर सूर्य या चंद्रमा हो तो मारक नहीं बनते, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को ऐसा माना जाता है कि मारक दोष नहीं लगता है। सप्तम स्थान अगर मारक का चूँकि केंद्र स्थान है और गुरु या शुक्र अगर इसके स्वामी हैं तो प्रबल मारक बन जाते हैं, जैसा कि मैंने पीछे कहा कि नैसर्गिक शुभ ग्रह जो प्रबल मारक होते हैं। इसके अलावा किसी तरह से इनका शनि का संबंध हो गया किसी तरह से शनि के साथ, या किसी भी मारक ग्रह का अगर शनि से संबंध हो जाता है तो उसके मारकत्व में और प्रबलता आ जाती है। हालांकि जब शनि मारक बनता है तो बाकी जो मारक ग्रह हैं उनका अतिक्रमण करके स्वयं भी मारक बनता है। इसके अलावा छठें, 8वें, 12वें में राहु केतु से भी मारक का विचार करते हैं। अब सभी के लग्न के हिसाब से उनके मार्केश अलग अलग नियुक्त किए गए हैं। जैसे मेष के लिए शनि शुक्र हैं, वृषभ के लिए गुरु मंगल हैं, मिथुन के लिए मंगल गुरु हैं, कर्क के लिए शुक्र शनि मारक हैं, सिंह राशि अगर लग्न है आपकी तो शनि बुध हैं, कन्या लग्न है तो मंगल गुरु हैं, तुला लग्न है तो मंगल मारक ग्रह हैं आपकी कुंडली में। अगर वृश्चिक लग्न है तो बुध आपके मारक ग्रह हैं, साथ ही शुक्र को भी माना जाता है। आपकी धनु लग्न है तो शनि और शुक्र मारक ग्रह होते हैं, साथ ही बुध भी होते हैं। मकर अगर आपकी
जो लग्न है तो मंगल मारक ग्रह हैं, साथ ही चंद्र ही भी हैं। इसी तरह कुंभ लग्न में गुरु मंगल और सूर्य को भी माना जाता है। और मीन अगर राशि है तो मंगल शनि और उनके साथ बुध को भी माना जाता है। साथ ही दो दो ग्रहों को जो जिन लग्नों में मारक माना जा रहा है, अगर उनकी एक साथ युति हो गई, यानी दोनों एक साथ मारक बन गए और उनका एक दूसरे से किसी तरह दृष्टि संबंध हो गया है, साथ हो गए, तो फिर मारकत्व में और ज़्यादा प्रबलता आ जाती है। अब सूर्य और चंद्रमा को मारक क्यों नहीं मानते या उनमें दोष क्यों नहीं लगता ऐसा? क्योंकि सूर्य को जगत की आत्मा माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, और चंद्रमा जो है अमृत और मन माना जाता है, इसलिए इन्हें मार्केश होने का दोष नहीं लगता है। साथ ही हमको अपनी लग्न कुंडली के अलावा चंद्र कुंडली यानी चंद्र लग्न से भी मार्केश का विचार करना चाहिए, तभी जो है वास्तविक जो है मार्केश की दशांतर दशा में क्या प्रभाव पड़ेगा वो चीज़ हम कन्फर्म कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि मार्केश दोष के समनकारी ग्रह कौन से होते हैं। तो इसमें 7 कंडीशन है। जैसे अगर राहु का मार्केश दोष आपकी कुंडली में लग रहा है तो बुध उसके लिए समनकारी ग्रह हो जाता है। इसके अलावा राहु बुध अगर है तो उसके लिए शनि, यानी दोनों के लिए शनि जो है समनकारी ग्रह होता है। इसके अलावा राहु बुध और शनि इन तीनों ग्रहों के लिए जो है वो मंगल समनकारी ग्रह होता है। इसके अलावा राहु बुध शनि मंगल इन चारों ग्रहों के लिए शुक्र, और फिर इन राहु बुध शनि मंगल शुक्र इन पांचों ग्रहों के लिए गुरु समनकारी ग्रह होता है। और फिर इन 6 ग्रहों को लेंगे, राहु बुध शनि मंगल शुक्र गुरु, तो इनके लिए चंद्र जो है इनका समनकारी ग्रह होता है। और इन सभी जो ग्रहों के लिए, यानी इन सभी 7 ग्रहों के लिए जो है उत्तरायण का सूर्य जो होता है वो समनकारी ग्रह होता है। तो समनकारी ग्रह का मतलब कि अगर इसके ऊपर इस ग्रह की शुभाशुभ दृष्टि है या नियंत्रण है उस भाव पे इस ग्रह का, तो उसका जो मार्केश दोष है उसको ये शमन कर देता है, उसको शांत कर देता है। अब मार्केश का अगर विचार कर रहे हैं तो साथ ही आप ग्रहों का के बारे में थोड़ा सा और विचार कर लें गहराई से कि जैसे सूर्य चंद्र एक साथ में अगर हैं तो विफल रहते हैं, यानी निष्फल रहते हैं। अगर द्वितीय भाव में मंगल है तो निष्फल होता है, चतुर्थ भाव में बुध है तो निष्फल होगा, पंचम भाव में बृहस्पति है निष्फल होगा, षष्ठ भाव में शुक्र निष्फल होता है, इसी तरह सप्तम भाव में चंद्रमा निष्फल होता है। तो इनका भी आप विचार अवश्य कर लें कुंडली में। और इसके अलावा केंद्राधिपति दोष तो नहीं लग रहा है, त्रिकोणाधिपति तो नहीं है वो ग्रह, साथ ही 2-6 11वें भाव से के अधिपति तो नहीं है वो ग्रह, और ग्रहों का जो बलाबल यानी उसकी डिग्री का भी विचार करें। ये सब विचार करने के बाद ही मार्केश का निर्धारण करें। क्योंकि जैसा कि केंद्राधिपति दोष में होता है कि केंद्र के अधिपति अगर आपके शुभ ग्रह हों तो वो अशुभ हो जाते हैं अगर केंद्र के अधिपति हैं। इसी तरह त्रिकोणाधिपति जो होते हैं वो सदैव शुभ होते हैं, चाहे वो अशुभ हों चाहे शुभ ग्रह हों। और 2-6-11 भाव में जो होते हैं सभी ग्रह जो है शुभ फल देने लगते हैं। और साथ ही उनकी डिग्री का भी विचार करें। अब देखते हैं कि अगर वास्तव में मार्केश का निर्धारण आपकी कुंडली में हो गया है और उसकी दशा चल रही है, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो उसमें आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको जो इस मार्केश की दशा या अंतर्दशा में कष्ट होने वाले हैं उनसे निजात मिले या उनमें कमी आए। तो इसके लिए सबसे जो अच्छा उपाय माना जाता है कि सप्तम भाव अगर आपकी लग्न कुंडली में आप देखिए, अगर वह पुरुष राशि है तो शिव जी की, और अगर स्त्री राशि है तो शक्ति की आराधना करें। शक्ति मतलब माता दुर्गा या मातृशक्ति से संबंधित जो देवियां हैं उनकी आराधना करें। इसके अलावा जो मार्केश ग्रह आपकी कुंडली में है संबंधित ग्रह, उसका 4 गुना अनुष्ठान मंत्र करें। पीछे वीडियो में जैसा कि हमने बताया आपको कि अनुष्ठान के लिए कितने हजार मंत्रों का जाप और हवन करना है। तो अगर मार्केश की दशा चल रही उसकी, तो उसको शांत करने के लिए उसका 4 गुना आपको जप करना पड़ेगा और उसका अनुष्ठान मंत्र करवाना पड़ेगा। साथ ही मारक ग्रहों के जो दान है उनसे संबंधित उसको करना चाहिए, उनका जप हो गया। और इसके अलावा आपकी कुंडली में जो आपकी आयु को सपोर्ट करने वाले ग्रह हैं यानी शुभ आयुष्य कारक ग्रह हैं, उनके रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राभिषेक, दशा शांति के जो उपाय होते हैं, गायत्री मंत्र का जाप, राम रक्षा स्रोत और लग्नेश, और साथ ही आपके राशि के जो स्वामी हैं उनके मंत्रों का अनुष्ठान इत्यादि, इन सब द्वारा अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी आयु में कुछ वृद्धि की जा सकती है।
अब आपको इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या मैसेंजर में जाके डाल सकते हैं प्रश्न को, मैं उनका उत्तर अवश्य आपको दूंगा। और साथ ही आप लोगों से भी ये निवेदन है कि आप इस वीडियोज़ में जो चीज़ें बताई गई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।